आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व किया, फिर 2 को सॉल्व किया और आज 3 को सॉल्व करेंगे। इसलिए अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम जो भी 30 क्वेश्चन हैं उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे और प्रत्येक विकल्प पर हम व्याख्या करेंगे कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है, कौन सा विकल्प नहीं सही हो सकता है। और आप एग्ज़ाम में 4 विकल्पों में से 2 या 3 विकल्पों को किस प्रकार से कैंसिल करेंगे। यानी कि अगर 4 विकल्प हैं, उन 4 में से अगर आपने 2 विकल्पों को भी कैंसिल कर दिया तो आपके पास सिर्फ 2 विकल्प बचेंगे। और फिर आप जब उन 2 विकल्प में से आंसर चुनेंगे तो आपके आंसर के सही होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, यानी कि आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी। अगर आपको तुक्का भी मारना है तब भी आपका सही बैठेगा, क्योंकि अगर आप 4 में तुक्का मारते हैं तो फिर तो वो एकदम कुएं में कूदने के बराबर हो गया। लेकिन अगर आप 2 में तुक्का मारेंगे तो आपके जो सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 रहती है। तो इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे तुक्का मारेंगे, किस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे हम विकल्पों को कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो शिक्षक की भूमिका को सबसे उपयुक्त तरीके से बता रहा है, यानी कि सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। तो सबसे पहला हम विकल्प देखेंगे कि एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। तो इस विकल्प में कह रहा है कि एक टीचर को जो पाठ्य पुस्तक में, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम दिया गया है, एक जो निर्धारित पाठ्यक्रम दिया गया है, सिर्फ उसी के अनुसार पढ़ाना चाहिए और बाकी बाहरी चीज़ों को कुछ भी नहीं पढ़ाना चाहिए। तो क्या यह संभव है? एक अच्छे शिक्षक का यही गुण होता है? तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये अच्छे शिक्षक का गुण नहीं होता। अच्छा शिक्षक पाठ्यक्रम तो पढ़ाएगा ही साथ वो बाहरी चीज़ों को भी कवर कराएगा। जैसे प्राइमरी में जो बच्चे हैं उनको नैतिक शिक्षा भी देगा, उनको शारीरिक शिक्षा भी देगा। और आपको एक बात और बता दें, आपको सीटेट में जहाँ भी पाठ्य पुस्तक मिल जाए समझ लो वो विकल्प हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीटेट में 99% पाठ्य पुस्तक वाले विकल्प नहीं होते आंसर। उसका रीज़न ये है कि सीटेट में आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों को नहीं टिक करना है, वो उसके आंसर होते ही नहीं हैं। इसके जो आंसर होते हैं वो व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए आप पाठ्य पुस्तक को देखें या जहाँ पे पढ़ने लिखने वाली बात देखें, उसको आप कैंसिल कर देंगे विकल्प को। वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पढ़ाना है ही नहीं। सीटेट में आपको पढ़ाना नहीं है, सीटेट में आपको व्यवहारिक जीवन से जोड़कर उन्हें समझाना है। तो इसलिए ऐसे विकल्प को आप देख के ही कैंसिल कर दें। दूसरा विकल्प है कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो ये विकल्प हो सकता है, तो इसको हम रोक के रखेंगे कि शायद ये हो जाए। तो इसको अभी हम कैंसिल नहीं करेंगे कि पाठ्यक्रम को समय पे पूरा करें और दोहराने के लिए पर्याप्त समय भी दें। तो इसलिए इस विकल्प को हम रोक के रखे हैं। उसके बाद तीसरा विकल्प देखेंगे कि कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। क्या क्लास में शिक्षक की एक यही भूमिका होती है कि वो क्लास में अनुशासन बनाए रखे? अनुशासन ही नहीं सिर्फ बनाना, अनुशासन एक पार्ट है शिक्षा का, लेकिन सिर्फ अनुशासन नहीं बनाना है। इसमें दिया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि क्लास में प्रजातांत्रिक माहौल बनाना, प्रजातांत्रिक वातावरण बनाना। तो इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। उसके बाद अगला देखेंगे हम कि सकारात्मक सोच बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो हमने 2 विकल्प कैंसिल किए, पहला और तीसरा विकल्प हमने कैंसिल किया और दूसरा हमने रोके रखा था कि शायद हो सकता है कि ये आंसर हो। तो हमारे पास अब 2 विकल्प बचे हैं, चौथा और दूसरा। हमको इन 2 में से आंसर चुनना है। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 4 विकल्प थे, लेकिन अब 2 ही बचे हैं। तो यानी कि हमारे आंसर के अगर तुक्का भी मारेंगे तब भी सही होने के ज़्यादा चांस रहेंगे।
तो इसमें जो आपको दिख रहा होगा इन दोनों में, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा आपको पॉजिटिव चीज़ें किस में दिख रही हैं, या सबसे ज़्यादा कौन सा विकल्प कवर कर रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे सकारात्मक सोच बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। आपको जहाँ भी सकारात्मक सोच मिल जाए, या जहाँ पे संवाद मिल जाए, या पूछताछ मिल जाए, तो वो विकल्प ही सही होगा। या जहाँ पे ऐसा विकल्प दिया गया हो कि उनके लिए उनको अवसर प्रदान किए जाएं, आपको जिस विकल्प में अवसर मिल जाए समझ लो वो उस विकल्प आंसर ही है उस क्वेश्चन का। तो इस चीज़ों को आप ट्रिक के रूप में याद रखेंगे कि जहाँ पर आपको अवसर मिल जाए, जहाँ पर आपको पूछताछ के माध्यम से मिल जाए सीखना, या संवाद के माध्यम से मिल जाए, और जहाँ पर सकारात्मक सोच मिल जाए, तो ये सब आंसर के लिए ही हिंट होते हैं। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो है ये चौथा, कि एक शिक्षक की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, या सबसे अच्छा जो भूमिका का वर्णन कर रहा है विकल्प, तो वो चौथा कर रहा है कि सकारात्मक सोच बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। और एक क्वेश्चन पे हमने इतना टाइम इसलिए दिया कि आप सीख सकें कि आप किस प्रकार से वहाँ विकल्पों को कैंसिल करेंगे, किस प्रकार से आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ आपके पास टाइम है अभी, आप अपने टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं, यानी कि अभी सीख सकते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर नहीं सीख सकते। तो इसलिए आप जानेंगे कि कैसे विकल्पों को कैंसिल करें। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो इसमें हमें बताना है कि जो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प है जो समृद्ध शिक्षा, यानी कि एक शिक्षा को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करती है। तो सबसे पहला विकल्प है कि पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो आपने जैसे देखा पाठ्य पुस्तक, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, आपको पता है कि पाठ्य पुस्तक आपका आंसर नहीं होगा, तो इसको आप कैंसिल कर देंगे। और ये इसका आंसर है भी नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ पाठ्य पुस्तक सामग्री की ही बात कर रहा है, और एक समृद्ध शिक्षा में सिर्फ पाठ्य पुस्तक सामग्री ही आवश्यक नहीं होती है, और भी चीज़ें हैं जो अति महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये तो विकल्प होगा ही नहीं। दूसरा विकल्प देख लेंगे कि वह कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो इसमें भी आपको निगेटिव पॉइंट मिल रहा है कि परे हो, कि सामग्री तो है लेकिन बच्चों की पहुंच से परे है, यानी कि बच्चों की पहुंच से दूर है, और वो इसलिए दूर है कि सामग्री को ज़्यादा समय तक चलाया जा सके, इसलिए सामग्री को बच्चे से दूर रखें। जब शिक्षण सामग्री बच्चों को मिले ही नहीं तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से, यानी कि जब शिक्षण सामग्री बच्चों को मिलेगी तभी तो वो सीखेंगे। जैसे कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल ही नहीं कराया जाएगा तो आप कहाँ से सीख पाएंगे। तो इसलिए ये तो विकल्प होगा ही नहीं। तो 2 विकल्प आपने कैंसिल कर दिए। तीसरा है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें। तो इस विकल्प को हम रोक के रखेंगे, क्योंकि इसमें सकारात्मक बात है कि वहाँ पे खुली हुई गतिविधि हो, यानी कि ओपन माहौल हो, वहाँ पे बाल साहित्य भी हो, जो अलमारी हो जो बाल साहित्य में रखा हो वो अलमारी खुली हो, यानी कि खुली का तात्पर्य है कि सभी के लिए है, चाहे वो निर्धन हो, चाहे धनी हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे मंद हो, चाहे सामान्य बालक हो, कोई भी हो, सभी के लिए वो अलमारी खुली है। यानी कि जाए वहाँ पे बाल विकास की पुस्तक निकाले, या जो भी उसे पुस्तक चाहिए निकाल के शिक्षण कार्य करे। तो ये विकल्प पॉजिटिव है, इसलिए इसको रोक के रखेंगे। अब चौथा विकल्प देखेंगे कि अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में 1 बार खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। अब आप देखेंगे कि आपके पास ये लास्ट में 2 विकल्प मिले। इस विकल्प में आपको सब ओपन माहौल मिल रहा है कि जो बच्चा चाहे जैसे जा सकता है और पुस्तक निकाल के पढ़ सकता है, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें एक उस पर पाबंदी लगी है कि सप्ताह में केवल 1 बार ही वो अलमारी खोली जाएगी जहाँ पे शिक्षण से जुड़ी संगठित सामग्री रखी है, और वो सिर्फ खेल में प्रयोग की जाएगी और फिर बंद कर दी जाएगी 1 सप्ताह के लिए। तो ज़्यादा एक्टिविटी कहाँ पे होगी, तो ज़्यादा एक्टिविटी तो यहाँ पे होगी तीसरे विकल्प में, कि जहाँ पे ओपन अलमारी है, कोई भी जाए अध्ययन कार्य कर सकता है, शिक्षण सामग्री प्रयोग कर सकता है। तो जो सबसे सही विकल्प है, सबसे पॉजिटिव विकल्प है, ये तीसरा विकल्प है। तो इसका आंसर जो है ये तीसरा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में
पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। तो सबसे पहला विकल्प है कि वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। तो पहले विकल्प में कहा गया है कि अगर किसी विद्यालय में कोई शिक्षण से जुड़ा संसाधन नहीं है और संसाधन के अभाव में अगर पाठ्य पुस्तक ही है तो पाठ्य पुस्तक के द्वारा अधिगम कार्य कराया जा सकता है। यानी कि अगर अधिगम के लिए संसाधन नहीं है वहाँ पर तो पाठ्य पुस्तकों को महत्व दी जा सकती है, यानी कि पाठ्य पुस्तक के द्वारा भी अच्छी तरीके से अधिगम कराया जा सकता है। तो इस विकल्प को हम रोक के रखेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बात दी गई है। दूसरा विकल्प देखेंगे कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो हम पाठ्य पुस्तक को कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में नहीं रखेंगे क्योंकि पाठ्य पुस्तक का एक अपना अलग लेवल है। चाहे तो आप इस विकल्प को रोके रख सकते हैं कि लास्ट में देख लेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे, लेकिन ये विकल्प है नहीं तो इसको आप रोक के रखेंगे। तीसरा देखेंगे कि वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखती है। तो पाठ्य पुस्तक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राज्य और राष्ट्र में एक रूपता बनाए रखे, जैसे कि यूपी बोर्ड का सिलेबस अलग है तो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस अलग है। यानी कि ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि वो राज्य और राष्ट्र में एक रूपता बनाए रखे, क्योंकि पाठ्य पुस्तक एक रूपता नहीं बनाती है, क्योंकि सिलेबस अलग अलग हो सकता है, पाठ्य पुस्तकें अलग हो सकती हैं, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए ये विकल्प नहीं होगा, क्योंकि एक रूपता बनाए रखने के लिए हमको एक पथ पे चलना पड़ेगा और ऐसा संभव नहीं है। चौथा विकल्प देखेंगे कि वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पे बात चल रही है बालक बालिकाओं की, यानी कि स्टूडेंट की, और स्टूडेंट की बात में माता पिता कहाँ से आ गए? क्या पुस्तक माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं? तो नहीं, पुस्तकें तो छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगी और मार्गदर्शन भी शिक्षक प्रदान करेंगे छात्रों को, ना कि पुस्तकें प्रदान करेंगी, और माता पिता को बिल्कुल नहीं करेंगी। तो ये तो विकल्प ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये दो विकल्प आपके कैंसिल हैं। अब आपको इन दो विकल्पों में से आपको आंसर चुनना है। तो इन दो विकल्पों में जो आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर कर रहा है वो पहला विकल्प कवर कर रहा है कि अगर विद्यालय में कोई संसाधन नहीं है और पाठ्य पुस्तकें हैं तो पाठ्य पुस्तकों से ही हम शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चला सकते हैं। यानी कि वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। अगर वहाँ पे कोई संसाधन नहीं है अधिगम से जुड़ा तो पुस्तक को ही हम सबसे उत्तम संसाधन मानेंगे, क्योंकि जब कुछ वहाँ है ही नहीं तो हम पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही तो अधिगम कार्य कराएंगे। तो सबसे जो उपयुक्त विकल्प है, सबसे बेस्ट विकल्प है, ये पहला विकल्प है। इसके बाद देखेंगे हम चौथा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। तो क्वेश्चन चौथा पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है। तो सबसे पहला है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत का तात्पर्य है, जैसे जीन पियाजे ने दिया, संज्ञान के द्वारा, यानी कि इसमें ज्ञान को महत्व दी गई है। लेकिन जो एनसीएफ 2005 है वो समझ पर आधारित है। यानी कि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि करके सीखो, यानी कि वो करके सीखने पर जोर देता है, यानी कि प्रैक्टिकल पे जोर देता है और समझ पर जोर देता है कि आपको रटंत विद्या नहीं सिखानी है, यानी कि आपको रटाना नहीं है चीज़ों को, आपको चीज़ों को समझाना है और उन्हें प्रैक्टिकली तौर पे सिखाना है, जिससे कि उनका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए बन जाए। तो इसको हम रचनावाद कहते हैं, यानी कि जो समझ पे आधारित हो या करके सीखने पर आधारित हो उसको ही हम रचनावाद कहते हैं। और रचनावाद का तात्पर्य होता है एक अवलोकन और वैज्ञानिक विधि, यानी कि जो रचनावाद है ये एक अवलोकन और वैज्ञानिक विधि है। और जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ के लिए जो प्राप्त किए वो रचनावाद से प्राप्त किए, यानी कि यह एक अवलोकन और वैज्ञानिक विधि है। बाकी संज्ञानात्मक सिद्धांत ये तो जीन पियाजे का आप जानते ही हैं। व्यवहारवाद ये वाटसन है, थॉर्नडाइक है, इन्होंने व्यवहारवाद का दिया है। मानवतावाद सिद्धांत ये मानवतावादी सिद्धांतियों ने दिया है। लेकिन जो एनसीएफ 2005 ने जो अपनी समझ बनाई है वो रचनावाद से प्राप्त की है, तो इसमें रचनावाद सही होगा। इसको आप याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है, तो रचनावाद से। रचनावाद का तात्पर्य ये होता है कि चीज़ों को समझ कर पढ़ना,
और चीज़ों को ऐसे याद करना कि उनका स्थायित्व बन जाए, यानी कि आपको रटना नहीं है। जब आप प्रैक्टिकली तौर पे उनको पढ़ेंगे तो आपके जहन में वो स्थायित्व उनका हो जाएगा, यानी कि स्थायी रूप से वो विद्यमान हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्षा में बालकों को किस प्रकार से प्रेरित समझा जा सकता है, यानी कि उनकी क्या एक्टिविटी होगी जिससे आप समझेंगे कि वो प्रेरित हैं। तो सबसे पहला विकल्प दिया है कि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। अगर क्या कोई बच्चा केवल अच्छी तरह से ड्रेस पहन के आता है तो क्या वो प्रेरित है, तभी ड्रेस पहन के आ रहा है। आप तो देखते होंगे विद्यालय लाइफ में, स्कूली लाइफ में तो नहीं होता है, फिलहाल कॉलेज और डिग्री कॉलेज लाइफ में आप देखते होंगे, जब आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया होगा तो वहाँ पे वो लोग जो प्रेरित नहीं हैं, सिर्फ वहाँ स्कूल में टहलने आते हैं, वो एकदम मेंटेन होके आते होंगे। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं, जो प्रेरित हैं, वो उन्होंने कहा तो एक बार दर्पण भी नहीं देखा होगा कि हम कैसे लग रहे हैं। लेकिन जो प्रेरित नहीं है, जिन्हें पढ़ना नहीं है, सिर्फ घूमने आते हैं, वो ऐसे आते हैं जैसे कहीं कोर्ट में वो जज साहब हों, इस तरह से वो तैयार होके आते हैं। तो इसका कोई विकल्प ये नहीं हो सकता कि अगर वो अच्छे कपड़े पहन के आते हैं या बाकायदा फुल ड्रेस में आते हैं तो वो प्रेरित हैं, तो ये नहीं होगा। दूसरा है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। क्या अगर कोई बालक कक्षा में अनुशासन बनाए है तो वो प्रेरित होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो अनुशासन शिक्षक के डर की वजह से हो उसके अंदर। ऐसा होता है कभी कभी कि शिक्षक का जब बहुत ज़्यादा डर होता है, जैसे आपके क्लास में 4 पीरियड लगते हैं तो 4 पीरियड में एक इंग्लिश वाले सर हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, बहुत डांटते हैं, तो आप उनके डर की वजह से अनुशासन में रहते हैं और 3 पीरियड में आप शोर मचाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेरित हों तो अनुशासन में रहें, तो ये भी विकल्प सही नहीं है। तीसरा है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो जो सबसे उपयुक्त विकल्प है ये तीसरा है। चाहे तो चौथा आप देख लेंगे कि वे सभी उपस्थित में नियमित हैं, यानी कि वो डेली प्रेजेंट होते हैं। क्या डेली प्रेजेंट होने वाला छात्र प्रेरित होता है? डेली तो वो भी प्रेजेंट होते हैं जिनका वहाँ पे नैन मटक्का चल रहा होता है क्लास में। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डेली आए तो वो प्रेरित ही हैं। अरे वो उनका और भी कोई बहुत ऐसे भी छात्र होते हैं जो क्लास में सिर्फ इसीलिए आते हैं कि उनकी डेली, पढ़ने वाले नहीं आएंगे, पढ़ने वाले तो गैप कर सकते हैं लेकिन वो नहीं गैप कर सकते, क्योंकि उनका क्लास में एक तरह से क्या कहा जाता है, उनका माइंड सेट हो गया है क्लास में कि वो जब तक क्लास में नहीं आएंगे उनको घर में अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वे उपस्थित हों तो वो प्रेरित हैं, यानी कि वो उपस्थित, तो उनका लक्ष्य, उनका उद्दीपक तो कुछ और है। उनका उद्दीपक स्टडी नहीं है, उनका उद्दीपक कुछ और है, इसलिए वो डेली उपस्थित होते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कॉलेज लाइफ में ऐसा। तो जो इसका सही विकल्प है वो तीसरा विकल्प है कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, यानी कि अगर उनको कोई कन्फ्यूजन है, उनके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है किसी टॉपिक को लेकर, तो वो शिक्षक से उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ऐसे छात्रों को हम प्रेरित कहेंगे कि ये छात्र प्रेरित हैं, क्योंकि इन्हें कोई भी अगर क्वेश्चन पे कन्फ्यूजन है तो ये अपने टीचर से उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसका सबसे सही विकल्प तीसरा है। उसके बाद देखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो अधिगम सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी कि आपको बेस्ट में से बेस्ट, सबसे उपयुक्त चुनना है। क्योंकि सीटेट में ऐसा होता है कि 4 विकल्प दिए गए होते हैं, 4 में 2 या 3 ऐसे विकल्प होते हैं जो उस क्वेश्चन के आंसर होते हैं, लेकिन उन 2 या 3 में से आपको सबसे बेस्ट चुनना है। यानी कि जैसे अगर आप कोई शर्ट लेने जा रहे हैं तो आप 2-3, पहले आपको 10 शर्ट आपने पसंद की, 10 में से फिर आपने 2 पसंद की, फिर 2 में से एक आप जो चुनते हैं बेस्ट, यानी कि दोनों अच्छी हैं लेकिन 2 में से आप एक जो बेस्ट चुनते हैं। वैसे ही सीटेट में आपको बेस्ट आंसर चुनना है। अगर 2 आंसर सही लग रहे हैं तो उन 2 सही में से आपको बेस्ट को चुनना है। तो सबसे पहला देखेंगे हम विकल्प कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो जो पहला विकल्प है ये पॉजिटिव विकल्प है, तो इसलिए इस विकल्प को हम रोक के रखेंगे कि हो सकता है ये आंसर हो जाए हमारा। तो दूसरा विकल्प है इसके बाद कि नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। क्या अगर हम नियमित परीक्षा आयोजन करें, यानी कि हर 15 दिन में एक हम टेस्ट लें या हर 15 दिन में एक परीक्षा कराएं,
तो क्या ये अधिगम में सुधार हो सकता है बच्चों में? क्योंकि जब कोई चीज़ डेली होने लगती है, यानी कि जब कोई चीज़ डेली होने लगेगी तो फिर उसकी रुचि खत्म हो जाती है, यानी कि फिर परीक्षा का महत्व ही खत्म हो जाएगा। फिर तो छात्र और नहीं अधिगम करेंगे, वो तो कहेंगे परीक्षा तो यहाँ तो डेली होती रहती है, वो तो आज है फिर 10 दिन बाद होगी, तो उनकी कोई अधिगम में इतनी रुचि नहीं होगी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी होती हैं तभी अच्छी लगती हैं। जैसे एग्ज़ाम अगर साल में 1 या 2 बार होता है तभी छात्र इंटरेस्टेड होते हैं और पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर वही एग्ज़ाम हर चौथे दिन करा दिया जाए तो छात्र तो समझेंगे तो डेली होता है, तो इसमें क्या पढ़ना। तो इसलिए मूल्यांकन परीक्षा अगर नियमित कराई जाए तो इससे उनके अधिगम में कोई सुधार नहीं होगा। इससे हो सकता है कि उनका अधिगम का स्तर और डाउन हो जाए, तो ये विकल्प नहीं होगा। तीसरा है कि शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। तो हम इसको भी रोक लेंगे फिलहाल अभी, कि हो सकता है ये हमारा आंसर हो जाए। उसके बाद देखेंगे कि कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री है तो उससे बच्चे प्रेरित होंगे और उनके अधिगम में सुधार आएगा। क्योंकि अधिगम में सुधार आने के लिए शिक्षण सामग्रियों का होना ज़रूरी नहीं है, एक अच्छे अध्यापक का होना ज़रूरी है, उसके इंटेंशन का होना ज़रूरी है कि उसका किस प्रकार का इंटेंशन है स्टूडेंट के प्रति। तो आप अब देख रहे होंगे कि आपके पास 2 विकल्प हैं, पहला है विकल्प और तीसरा है विकल्प। इन 2 विकल्पों में से आपको चुनना है। तो इसमें आप पहला जो विकल्प देख रहे होंगे कि वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। आप जैसे ही बातचीत देखेंगे यानी कि डिस्कशन, तो ये सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट वर्ड है, जहाँ पे डिस्कशन, बातचीत, चर्चा, परिचर्चा ये सब मिल जाते हैं, या अवसर एक शब्द है ये मिल जाता है, तो वो विकल्प सही हो जाता है। इसको आप ट्रिक भी समझेंगे कि ये शब्द आपको मिल जाए तो ये 99% वही विकल्प सही होता है। तो एक तो इसमें वास्तविक जीवन भी दिया गया है। जब आप बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे, यानी कि उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे, एनसीएफ 2005 इसका समर्थन भी करता है कि आप बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे। तो जो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प है ये पहला विकल्प है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तीसरा भी हो सकता है, लेकिन हमने अभी आपको बताया कि आपको बेस्ट में से बेस्ट चुनना है। जिस प्रकार से आप 4 शर्टों में से एक शर्ट चुनते हैं, उसी प्रकार से आप 4 विकल्पों में से उस एक विकल्प को चुनेंगे जो सबसे बेस्ट होगा। इसलिए इन दोनों में जो सबसे बेस्ट है वो पहला विकल्प है, तो यही आंसर सही होगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये किस तरह से मदद करता है शिक्षण कार्य में। तो इन 4 विकल्पों में से आपको विकल्प चुनना है। पहला विकल्प है कि बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, यानी कि अनुशासन से क्या बच्चे पाठ को रटकर याद कर लेंगे। तो आपको पहली बार जहाँ पर रटना, याद करना ये चीज़ मिल जाए वो तो विकल्प होगा ही नहीं। अगर हाँ निगेटिव चीज़ पूछी जाती है, अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता क्वेश्चन में, तब तो ये आंसर हो जाता है क्योंकि ये निगेटिव है। लेकिन जहाँ पे पॉजिटिव पूछा जा रहा है वहाँ पे रटकर याद करना, केवल सिर्फ ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, तो आप इसको देख के ही कैंसिल कर देंगे। दूसरा है चुप्पी साधे रहने के लिए। क्या अनुशासन इसलिए लगाया जाता है क्लास में कि बालक चुप्पी साधे बैठे रहें? अनुशासन का तो तात्पर्य ये होता है कि अनुशासन के द्वारा अधिगम कार्य को और अच्छे तरीके से किया जा सके, यानी कि अधिगम में और बालकों की रुचि बढ़ाई जा सके, उनका इंटेंशन अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। यानी कि ये नहीं कि वहाँ पे चुप्पी साध ली जाए, यानी कि अगर उनके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो आपके डर से क्वेश्चन भी ना पूछें, तो ये अनुशासन नहीं होता। तो ये तो विकल्प गलत हो गया क्योंकि ये निगेटिव है। तीसरा विकल्प है कि बच्चों को अपनी शिक्षा में विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, तो इसको हम रोक के रखेंगे कि हो सकता है ये विकल्प हमारा हो जाए। और चौथा विकल्प है शिक्षकों को निर्देश देने में। अब यहाँ पे शिक्षक की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि जो अनुशासन है वो स्टूडेंट पे लगाया जा रहा है, तो जो प्रभाव पड़ेगा वो स्टूडेंट पे प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे शिक्षक कहाँ से आ गए, तो ये तो विकल्प बिल्कुल नहीं हो सकता कि यहाँ पे शिक्षक को क्या निर्देश दिया जाएगा। निर्देश तो स्टूडेंट को दिए जा रहे हैं, अनुशासन उनके ऊपर किया जा रहा है, तो शिक्षक या माता पिता ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि बाल विकास में आपको बच्चों की बात करनी है, ना कि माता पिता या शिक्षक की। तो ये विकल्प भी गलत हो गया। तो अब आपके पास जो तीसरा विकल्प बचा तो यही आपका आंसर हो गया कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए।
विनियमित का तात्पर्य है कि जब छात्र स्वमूल्यांकन करते हैं तो उन्हें अपनी कमी और गलतियों का एहसास होता है कि उनके अंदर क्या कमी है, क्या गलतियां हैं। इसी को विनियमित और मॉनिटर कहते हैं। तो इससे जब अनुशासन होगा तो अनुशासन के अंतर्गत ये चीज़ें उनके जहन में आएंगी कि हम किस प्रकार से अपनी गलतियों को दूर करें। जब अनुशासन होगा तो उन्हें इस चीज़ का भी भाव रहेगा कि अगर हम ज़्यादा गलतियां करेंगे तो हमको दंड भी मिल सकता है, इसलिए वो अपनी गलतियों को परखेंगे कि हमारी क्या गलतियां हैं, उनको हम सुधारें। तो इसी को ही विनियमित और मॉनिटर कहते हैं और यही अनुशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आपने देखा होगा कि 4 विकल्प थे, जब आपने कैंसिल करना शुरू किया तो 3 विकल्प कैंसिल हो गए और आपके पास ऑटोमेटिक एक राइट आंसर बच गया। तो इसी प्रकार से आप एग्ज़ाम में करेंगे कि विकल्पों को कैंसिल करेंगे। अगर आपने 2 विकल्प भी कैंसिल कर दिए, उसके बाद अगर आपने तुक्का भी मार दिया, तब भी आपको 50% ये उम्मीद रहेगी कि आपका आंसर सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें पूछा गया है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका को लेकर कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका एक बालक जीवन में या एक मानव जीवन में क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे आपने केवल देखा तो आप इसको आगे पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चीज़ पूछी गई है और आंसर में केवल हो ही नहीं सकता, क्योंकि केवल तो निगेटिव चीज़ है और निगेटिव पॉजिटिव का कभी आंसर नहीं हो सकता। आपको पहले भी बता चुके हैं कि केवल, सिर्फ या ही, ये तो आंसर है ही नहीं। और जहाँ पे ये हो जाए आपका कि ज्ञान की बात हो जाए, जहाँ पे पाठ्य पुस्तक की बात हो, वो भी नहीं आंसर होगा। जहाँ पे अवसर की बात हो, वो आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ पे व्यवहारिक जीवन की बात हो, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ये आंसर नहीं है, इसको आप कैंसिल कर देंगे। दूसरा विकल्प है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो इस विकल्प को रोके रखेंगे, क्योंकि हो सकता है ये हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं। तीसरा विकल्प देखेंगे कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीन्स द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तो इस विकल्प में कहा गया है कि जो बच्चा सीखता है या जो प्रदर्शन करता है, वो उसकी जो क्षमता होती है वो पूरी तरह से जीन्स पे निर्भर होती है। यानी कि जो उसको अपने माता पिता से जीन्स प्राप्त होते हैं, अपने माता पिता से जो आनुवंशिकता उसे प्राप्त होती है, उसी को ही जीन्स कहते हैं। यानी कि जो जीन्स प्राप्त होते हैं, उसको जीन्स के द्वारा ये निर्धारण हो जाता है कि वो किस प्रकार से सीखेगा, किस प्रकार से प्रदर्शन करेगा। जैसे कि अगर कोई IAS ऑफिसर है, अगर उसका बालक है तो वो भी IAS बनेगा, ऐसा संभव है। इस विकल्प का तो यही मतलब है कि अगर कोई IAS ऑफिसर है तो उसका बालक भी IAS ऑफिसर होगा, क्योंकि उसको ऐसे जीन्स मिले हैं, यानी कि अपने माता पिता से उसको ये गुण मिला है। तो ये विकल्प नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके माता पिता IAS हैं तो आप भी IAS हो जाएं, क्योंकि आपको कैसा वातावरण मिल रहा है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको आनुवंशिकता से ज़्यादा आप पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो चौथा विकल्प देखेंगे कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। क्या अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है? संभव है। हाँ, ये तो संभव है कि आप अच्छा अगर आहार लेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, आप अपनी अच्छी तरह से देखभाल रखेंगे तो आप रोगी नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कोई जन्मजात विकार है, जैसे कि आप जन्मजात विकलांग हैं, तो क्या अच्छी देखभाल से, अच्छा पौष्टिक से आपकी विकलांगता दूर हो सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आप विकलांग होने पर भी बहुत एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि आपकी विकलांगता दूर हो जाए। तो ये विकल्प गलत हो गया। तो अब आपके पास ऑटोमेटिक दूसरा विकल्प बच गया और सबसे जो सही विकल्प है वो दूसरा विकल्प ही है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कि आनुवंशिकता से ज़्यादा अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। और ये बात सही भी है, आप देखते भी होंगे रियल लाइफ में भी कि जीन्स से ज़्यादा आपके आसपास का वातावरण, आपके आसपास का जो माहौल है उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर दूसरा सही है। उसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो पियाजे ने अपने सिद्धांत में नहीं कहा है। तो जो सबसे पहला इन्होंने बताया कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बच्चे अपने पर्यावरण पर
क्रिया करता है। इसका तात्पर्य है कि जो बच्चे आसपास का माहौल होता है, पर्यावरण का तात्पर्य होता है परि प्लस आवरण, यानी कि उनके आसपास का जो भी आवरण है, आसपास का जो भी माहौल है, उसी को ही पर्यावरण कहते हैं। यानी कि जो बच्चे अपने आसपास का माहौल होता है, आसपास का वातावरण होता है, उसके साथ अंतःक्रिया करते हैं और उसके साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। और ये पियाजे ने ये बात कही है, तो इसलिए ये तो है, क्योंकि आपको नहीं बताना, इसमें आप ये नहीं देखे रहेंगे। ऐसा होता है आप एग्ज़ाम में नहीं आपको दिखना बंद हो जाता है, इसलिए आप नहीं जैसे भी क्वेश्चन में देखें तो उस पर ऐसे ही आप गोला बना देंगे कि जिससे आपको ये याद रहे कि हमें नेगेटिव आंसर चुनना है, पॉजिटिव नहीं चुनना है। तो इसमें ये पॉजिटिव है क्योंकि ये जीन पियाजे ने कहा है। दूसरा है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ये भी सही है, जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में जो ज्ञान का निर्माण है वो भी करते हैं और उसका उपयोग करके चीज़ों को सीखते हैं। तीसरा है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये भी सही बात जीन पियाजे ने कहा है कि निरंतर अभ्यास से भी अधिगम बढ़ता जाता है। चौथा है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो ये बात तो सही है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, यानी कि विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। गुणात्मक का तात्पर्य होता है कि विकास को नापा नहीं जा सकता, यानी कि क्या आपका कितना विकास है इसको तौला जा सकता है कि 2 किलो हुआ कि 3 किलो हुआ या 4 लीटर हुआ या 5 लीटर हुआ, तो इसको तौला नहीं जा सकता, यानी कि इसको मापा नहीं जा सकता, इसी को गुणात्मक कहते हैं। तो ये विकास के लिए तो सही बात है कि विकास के लिए विकास गुणात्मक चरणों में होता है, तो सही बात है। लेकिन ये जीन पियाजे से इसको आप जब कोरिलेट करेंगे तो जीन पियाजे से ये बात गलत है। इसको जब जीन पियाजे से आप कोरिलेट करेंगे तो जीन पियाजे ने ये बात नहीं कही है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है। जीन पियाजे ने ये तीनों बातें तो कही हैं लेकिन ये नहीं कही, तो इसलिए आपको नहीं वाला चुनना था कि जो जीन पियाजे ने नहीं कहा। तो जीन पियाजे ने चौथा ही नहीं कहा। इसमें आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं, आपको ये कन्फ्यूज हो जाते हैं आप कि विकास तो गुणात्मक चरणों में होता है। सही बात है, विकास तो गुणात्मक चरणों में ही होता है क्योंकि विकास को मापा नहीं जा सकता। लेकिन आपको जीन पियाजे के अनुसार बताना है कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में क्या कहा। तो जीन पियाजे ने कहीं पर भी विकास गुणात्मक चरणों में होता है ऐसा नहीं कहा है, तो इसलिए ये विकल्प गलत हो गया, यानी कि जो नहीं वाला पूछा जा रहा था नहीं वाला यही है। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को आप एग्ज़ाम में याद रखेंगे। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को पेपर में नहीं याद रखेंगे तो आपके आंसर गलत ज़्यादा होंगे, इसलिए आप नहीं को देखे रखेंगे। और जो आपको हमने ट्रिक बताई हैं कि जैसे ही आपको केवल ही सिर्फ मिल जाए उस विकल्प को आप छुएंगे नहीं, तुरंत कैंसिल कर देंगे। पाठ्य पुस्तक मिल जाए कैंसिल कर देंगे। अगर आपको वहाँ पे अवसर मिल जाए तो आप उसको तुरंत टिक मार देंगे, क्योंकि अवसर वाले विकल्प 99% सही होते हैं। या जहाँ पर व्यवहारिक जीवन से जुड़ी बातें मिल जाएं, बच्चों के लिए सकारात्मक सोच मिल जाए या सकारात्मक आपको कहीं वर्ड मिल जाए, वो आंसर होगा। यही ट्रिक है बस, क्योंकि मनोविज्ञान में आपको समझना है, कॉन्सेप्ट बनाना है, तो आप कॉन्सेप्ट ऐसे ही बना पाएंगे जब चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विकास की एक सीमा नहीं है। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि पूर्व संक्रियात्मक विकास क्या होता है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था, यानी कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था जो कि संवेदी पेशी है, उसकी उम्र 0 से 2 वर्ष है। और जो दूसरी अवस्था है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की, वो है पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था, जिसकी एज 2 से 7 वर्ष है। अब आपको जो ये 4 विकल्प चुनने हैं वो इस एज को याद रख कर चुनने, यानी कि आपके माइंड में ये बात याद रहेगी कि 2 से 7 वर्ष का बालक है और उसके लिए हमें ये विकल्प चुनने हैं। जो पूर्व संक्रियात्मक विकास की आयु होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। तो आपको अपने मस्तिष्क में ये बात याद रखनी है कि हमें जो भी विकल्प चुनना है वो इस एज के अकॉर्डिंग चुनना है। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है कि अनुत्क्रमणीयता। पहले तो आप ये जान लें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि विकास की एक सीमा नहीं है, तो आप नहीं पर भी गोला कर लेंगे कि आपको नहीं वाला टिक करना है, यानी कि जो जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था नहीं है, निगेटिव चुनना है। और इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है अनुत्क्रमणीयता, तो जीन पियाजे ने अनुत्क्रमणीयता बताया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक के अंदर अनुत्क्रमणीयता का गुण होता है। अनुत्क्रमणीयता को ही अपलट वाली कहते हैं। जैसे कि हम आपको इसको रफ करके बताएं कि आपने जैसे टी बनाया है
और टी को आपने बा बना दिया, फिर उनसे कहो कि इसको टी बनाओ, तो वो टी नहीं वापस बना पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर अपलट वाली का यानी कि बैक होने का गुण नहीं होता। जैसे कि आपने उनको बता दिया कोई 6 साल का बालक है, क्योंकि इसकी एज 2 से 7 वर्ष होती है। अभी हमने बताई कि 2 से 7 वर्ष एज आपको याद रखनी है। अगर कोई 6 वर्ष का बालक है, आप उससे कहो कि भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन उससे फिर बाद में ये पूछ लो कि दिल्ली किसकी राजधानी है, तो नहीं बता पाएगा कि भारत की राजधानी है, क्योंकि उसके अंदर अपलट वाली का गुण नहीं होता, यानी कि वो चीज़ों को बैक नहीं कर पाता, पलट नहीं पाता। इसी को अनुत्क्रमणीयता कहते हैं, यानी कि अनुत्क्रमणीयता का गुण होता है। आपको नहीं वाला चुनना, ये नहीं आपको गोला टिक कर देना है, यानी कि गोला कर देना है नहीं पे, कि नहीं आप ज़रूर देखेंगे। अगर नहीं आपको दिखना बंद हो गया तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रतीकात्मक विचार। प्रतीकात्मक विचार का तात्पर्य है कि वो प्रतीक यानी सिंबल से, इशारों से आपको बातें बताता है। जैसे कि उसको पानी पीना है, तो आपने देखा होगा कि कोई तीन साल का 2-3 साल का लगभग बालक है, अगर बोल नहीं पा रहा है वो, तो आपको देखा होगा आपने कि वो गिलास पकड़ लेता होगा, इशारा करता होगा कि उसे पानी पीना है। तो वो इशारों से ज़्यादा चीज़ें बताता है। तो ये सब चीज़ें 2 से 7 वर्ष में होती हैं और जीन पियाजे ने बताई भी हैं, तो ये भी सही है, यानी कि ये नहीं है, आपके लिए निगेटिव चुनना है। तीसरा है अहम केंद्रित। जीन पियाजे ने बताया है कि 2 से 7 वर्ष का जो बालक होता है वो अहम केंद्रित होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई 5-6 वर्ष का बालक है, वो आपसे तो चीज़ें ले लेगा, लेकिन अगर उसका कोई खिलौना है तो आप उससे नहीं ले सकते, वो रोने लगेगा। उसकी कोई भी चीज़ है अगर आप लेंगे तो वो रोने लगेगा, नहीं देगा, क्योंकि वो अहम केंद्रित होता है, स्वार्थी होता है, खुद की चीज़ों से ही उसे प्रेम होता है, यानी कि वो खुद से प्रेम करता है, खुद से चीज़ों से प्रेम करता है और स्वार्थी होता है। इसी को अहम केंद्रित कहते हैं। तो ये गुण 2 से 7 वर्ष के बालक में होते हैं। तो ये 3 गुण तो होने वाले हो गए। अब ऑटोमेटिक आपके पास जो एक विकल्प बचा, यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि यही निगेटिव पॉइंट भी है कि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। क्या 2 से 7 वर्ष का बालक ध्यान केंद्रित कर पाता है? जैसे किससे बोल दिया जाए कि ठीक है तुमको 1 घंटे तक भक्ति के साधन में बैठना है, यानी कि आपको भजन करना है, या आपको भगवान जी का 1 घंटा ध्यान रखना है, या मुस्लिम है तो 1 घंटे तक उसका अपने जो भी उनके अल्लाह मियाँ हैं उनका ध्यान रखना है 1 घंटा, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती ही नहीं है, वो जानता ही नहीं कि ध्यान क्या होता है। तो इसलिए यही इसका निगेटिव है, यही इसका आंसर भी है, क्योंकि आपको नहीं बताना था। उसके बाद अगला देखेंगे हम कि के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें भी आपको निगेटिव पॉइंट ही चुनना है। इसमें पूछा गया है कि इस जो यहाँ पे जो भरा जाएगा, ये जो शब्द यहाँ पे भरा जाएगा, उस शब्द के अलावा जितने भी कारण हैं वो सभी पॉजिटिव हैं, और जो यहाँ पे भरा जाएगा वो निगेटिव, यानी कि इसके अलावा बाकी सभी कारण युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल इसको छोड़कर ये महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है जो यहाँ पे हम भरेंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ऐसा तो नहीं निगेटिव पूछा जा रहा है और आपने आंसर पॉजिटिव टिक कर दिया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसके अलावा, यानी कि यहाँ पे जो विकल्प भरोगे वो निगेटिव की ओर इशारा करे, बाकी सब पॉजिटिव की ओर। तो हमें निगेटिव चुनना है। ये बात आप चाहे ऊपर कहीं पे लिख भी लेंगे कि हमें निगेटिव विकल्प चुनना है, पॉजिटिव नहीं चुनना है। तो जो सबसे पहला विकल्प है कि वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो सही बात है, खेल के द्वारा वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो ग्रुप में अगर खेल रहे हैं तो उनके अंदर ये चीज़, नई चीज़ें वो सीखते हैं कि हमें ग्रुप में किस प्रकार से समन्वय बनाए रखना है। हमें उनसे केवल ग्राउंड में ही प्रतिद्वंद्विता निभानी है, ग्राउंड के बाहर उनसे मित्रवत व्यवहार करना है। तो यानी कि ये चीज़ें हम सीखते हैं, नए कौशल सीखते हैं, फिर उनको अपने जीवन में भी प्रयोग करते हैं, यानी कि ये विकल्प पॉजिटिव है, सही है। दूसरा है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यानी कि बॉडी फिट। इसका तात्पर्य बॉडी फिट से है, फिजिकली से है, कि खेल के द्वारा आपकी बॉडी फिट रहती है, फिजिकली आप फिट रहते हैं। जैसे कि आप कोई भी खेल ले लें, आप क्रिकेट ही खेलते हैं, 2 घंटे अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, चुस्त पुस्त रहेगी और आप एकदम फिजिकली रूप से फिट रहेंगे। तो ये भी विकास के लिए सही है। आपसे विकास, युवा बच्चों के विकास के बारे में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आप सही से पढ़ लेंगे। तीसरा है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी सही है,
कि जो उनकी इंद्रियां होती हैं इसको उत्तेजित करता है। जैसे अगर वो 2-3 घंटे खेलेंगे तो उनके अंदर जो फिजिकली विकास तो होगा ही साथ उनकी जो इंद्रियां होंगी वो भी डेवलपमेंट होंगी, वो भी उत्तेजित होंगी, यानी कि उनमें भी भावनाएं जागृत होंगी। तो ये भी सही है। चौथा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। और जो युवाओं के लिए खेल है वो एक समय बिताने का सुखद तरीका नहीं है, क्योंकि युवाओं के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी भी चीज़ के साथ टाइम पास करें, क्योंकि वो चीज़ों के साथ एंजॉयमेंट कर सकते हैं, यानी कि माइंड तो फ्रेश कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के साथ वो टाइम पास नहीं कर सकते। लेकिन आजकल ऐसा बहुत हो रहा है युवाओं के अंदर कि वो युवा लोग सबसे ज़्यादा टाइम पास ही कर रहे हैं। अब आप जानते ही होंगे वो कैसे टाइम पास कर रहे हैं। जो आजकल फ़ोन चल गया है उसके थ्रू तो टाइम ही पास होता है, मनोज ऐसे टाइम पास करो। तो लेकिन ये इस विकल्प में आपको नहीं चुनना है। आपके अनुसार तो यही सही लग रहा होगा कि ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है, लेकिन ये ही नहीं सही है, क्योंकि ये निगेटिव है। युवा टाइम पे आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप उसको वेस्ट करें, यानी कि टाइम पास करें। ये नहीं करना है, आपको अपने विकास पे ध्यान देना है। तो इसलिए ये इसका आंसर हो गया, यही निगेटिव है और ये 3 पॉजिटिव थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब आप देख रहे होंगे कि हम एक एक क्वेश्चन पे कितनी ध्यान से उसको डेफिनेशन दे रहे हैं और उसको कायदे से बस इसलिए बता रहे हैं कि आप कोई भी प्रैक्टिस सॉल्व कर लें। प्रैक्टिस का यही मतलब होता है कि आप उनका पैटर्न जान जाएं, यानी कि आप क्वेश्चन का पैटर्न जान जाएं कि आयोग किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्योंकि आपको पैटर्न जानना है कि आयोग कैसे क्वेश्चन पूछता है। आप रट नहीं सकते, क्योंकि वो कोई भी क्वेश्चन बना देगा। इसलिए आप पैटर्न सीखें कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए, यानी गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रेरित करेगा या गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा। तो सबसे पहला जो विकल्प दिया गया है कि विभिन्न तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं, तो इसको हम रोक के रखेंगे, क्योंकि हो सकता है ये विकल्प हमारा हो जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम विभिन्न तरीके से सोचेंगे कि एक ही चीज़ को हम कैसे हल करें विभिन्न तरीक़ों से, तो उसके लिए हमें गंभीर रूप से सोचना पड़ सकता है। इसलिए इस विकल्प को हम रोक के रखेंगे, शायद ये हो जाए आंसर। दूसरा है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तो यह एक नॉर्मली है कि जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, और साथ में ये भी बोल दिया गया कि आप इसका उत्तर जानते हैं। आपने कह दिया नहीं, तो मतलब बात ख़त्म। अगर आपने कह दिया हाँ जानते हैं, तो आपने बता दिया चेरापूंजी या मौनिसराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर आपको नहीं पता तो आपने सिंपली नहीं बोल दिया। तो ये इसका विकल्प नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें गंभीर रूप से नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपसे ऐसे पूछा गया है कि आप इसका उत्तर जानते हैं। तीसरा है, सही जवाब क्या है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन किया गया कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, आपको 2 ऑप्शन दे दिए गए, मेघालय और मध्य प्रदेश। तो आप सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है इसका सही जवाब बताएंगे। तो आपने बता दिया कि मध्य प्रदेश। अब सही है तो ठीक, नहीं सही है तब भी ठीक। अगर आपने मेघालय बता दिया तो सही है तब भी ठीक, नहीं है सही तब भी ठीक, क्योंकि आपने इतनी इसको गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि आपके पास पहले ही 2 विकल्प थे, आपको उन्हीं 2 विकल्पों में से बताना था, तो आपने एक बता दिया। तो ये भी नहीं होगा, इसमें आप गंभीर रूप से नहीं सोचेंगे। चौथा है, क्या आप इसी तरह की स्थिति से पहले गुजर चुके हो। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें तो आप बिल्कुल गंभीर रूप से नहीं सोचेंगे। जैसे कि आपको कानपुर जाना है, तो अगर आप पहले जा चुके हैं कानपुर, तो क्या आपको कोई कठिनाई होगी। जैसे आप कानपुर यूनिवर्सिटी आपको जाना है, अगर आप पहली बार यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपको परेशानी होगी। आप बहुत लोगों से पूछेंगे कि कहाँ है, किधर से जाएं, ऑटो वाले से पूछेंगे, फिर दुकानदारों से पूछेंगे। लेकिन अगर एक बार आप जा चुके हैं तो आपको ऑटो भी ना मिले, आप पैदल चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है। तो आप गंभीर रूप से क्यों सोचेंगे, क्यों विचार करेंगे। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो पहला, कि जब एक ही प्रॉब्लम को हम कई तरीक़ों से सॉल्व करने के लिए अपना माइंड चलाते हैं, या एक ही प्रॉब्लम को कई तरीक़ों से हल करने के लिए उस पर हम विचार करते हैं, सोचते हैं, तो इसी को ही गंभीर चिंतन कहते हैं। और इसी के द्वारा गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित किया जाता है बच्चों को। तो सबसे सही विकल्प है पहला विकल्प। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है, कि यानी कि जिसमें प्रगतिशील शिक्षा
एक मोटिवेटेड शिक्षा हो, यानी कि जहाँ पे सुचारू रूप से शिक्षण कार्य चल रहा हो। तो ऐसी कौन सी शिक्षा है? तो सबसे पहला विकल्प है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तो आपको कुछ इसमें देखना ही नहीं है। जैसे आपने रैंकिंग देखा तो समझ लो ये रैंकिंग आपका विकल्प नहीं होगा, क्योंकि रैंकिंग को अपराध माना गया है। यानी कि जो हमारे भारत की न्याय व्यवस्था है या जो न्यायालय है उसके द्वारा स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया गया है कि रैंकिंग एक अपराध है। अगर रैंकिंग कोई करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी, यानी कि वो दंड का भागीदार होगा। तो आपने जैसे रैंकिंग देखा तो आप इसका विकल्प ये नहीं करेंगे, ये गलत हो गया, क्योंकि आपसे पॉजिटिव चीज़ पूछी जा रही है कि सबसे अच्छा वर्णन क्या है। तो रैंकिंग क्या पॉजिटिव चीज़ है? तो नेगेटिव चीज़ है। ये तो आपके अंदर नकारात्मक चीज़ें डालती है, आपको डीमोटिवेट करती है। और क्षमता समूह बनाना ये भी नकारात्मक ही है, क्योंकि आप क्षमताओं के अनुसार अगर उनका समूह बनाएंगे तो ये तो एक तरीके से नकारात्मक ही हो गया कि आप जैसे कोई 10 नंबर वाला है, कोई 8 नंबर वाला है, तो 10 नंबर वालों का एक अलग समूह बना दिया, 8 नंबर वालों का अलग समूह बना दिया और उनको शिक्षण कार्य दे रहे हैं। तो ये समावेशी शिक्षा ही नहीं हुई। तो इससे भी आप इसको गलत कर सकते हैं, लेकिन आप इसको देखें ही क्यों? आप सीधे रैंकिंग को देखें और रैंकिंग को देख के विकल्प को गलत कर दें। दूसरा विकल्प है करके सीखना, इतना तो सही है करके सीखना। दूसरा परियोजना विधि, ये भी सही। तीसरा सहयोग से सीखना, ये भी सही। तो इसमें तीनों चीज़ें पॉजिटिव दी गई हैं, तो इसलिए इस विकल्प को हम रोके रखेंगे कि हो सकता है यही विकल्प सही हो, या इससे अगर बेस्ट होगा कोई तो वो सही होगा। तीसरा है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण और रैंकिंग। तो रैंकिंग जैसे देखा ये विकल्प नहीं होगा, यानी कि कैंसिल। चौथा है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेवलिंग। यानी कि व्यक्तिगत अधिगम जिसमें होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपना अपना अधिगम कार्य कर रहा है, शिक्षक से कोई तात्पर्य या कोई मतलब नहीं। क्षमता समूह बनाना कि 10 नंबर वालों के लिए अलग एक ग्रुप है, 5 नंबर वालों के लिए अलग ग्रुप है, और जिन्होंने 15 नंबर प्राप्त किए हैं टेस्ट में उनके लिए अलग शिक्षण कार्य चल रहा है। तो क्या ये समावेशी शिक्षा का उदाहरण है? तो आंसर है नहीं। तो इसलिए एक प्रगतिशील शिक्षा के लिए ये भी विकल्प सही नहीं है। तो जो सबसे सही विकल्प है, जो सबसे पॉजिटिव विकल्प है, वो दूसरा विकल्प है कि जहाँ पे चीज़ें करके सीखी जाती हैं, या परियोजना विधि, यानी कि कोई भी चीज़ें सिखाई जाती हैं तो वो योजनाबद्ध तरीके से सिखाई जाती है, और सहयोग से सीखना और आपस में सहयोग के द्वारा सिखाई जाती है। जैसे कि कोई प्रतिभाशाली छात्र है और वहीं उसके पास में सामान्य छात्र बैठा है, और सामान्य छात्र को कोई भी चीज़ में अगर दिक्कत आ रही है, कहीं वह कन्फ्यूज है और क्लास में सर नहीं है, तो प्रतिभाशाली छात्र ने उसकी मदद कर दी, यानी कि उसका सहयोग कर दिया। इसी को कहते हैं सहयोग से सीखना। तो इसी में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं और यही विकल्प सबसे ज़्यादा कवर कर रहा है। तो सबसे सही आंसर दूसरा विकल्प हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो इसमें भी वही चीज़ पूछी गई है कि प्रगतिशील शिक्षा में ऐसा कौन सा उदाहरण है जो प्रगतिशील शिक्षा के लिए स्पष्टता प्रदान करता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो सबसे पहला जो उदाहरण दिया गया है, जो पहला विकल्प दिया गया है कि जीवन सच्चा शिक्षक है, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो इसको हम रोके रखेंगे कि हो सकता है ये हो जाए, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव चीज़ नहीं दी है। जीवन सच्चा शिक्षक है, ये सही बात है कि जीवन हमें बहुत चीज़ें सिखाता है। यानी कि जैसे जैसे हम टाइम के साथ गुजरते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हम चीज़ों को देखते हैं कि सीखते जाते हैं। तो जो समय है, यानी कि जो जीवन है, वो हमें कई चीज़ों को सिखाता है। तो इसको हम रोके रखेंगे विकल्प। दूसरा है स्कूली शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, कि स्कूली शिक्षा को अगर हम लंबे समय तक जारी रखेंगे तो प्रगतिशील शिक्षा होगी और शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इसका बेहतरीन उदाहरण होगा। लेकिन ये नहीं है। क्या स्कूली शिक्षा से ही प्रगतिशील शिक्षा प्राप्त हो सकती है? शिक्षा को और भी तरीके से ग्रहण किया जा सकता है, शिक्षा के और भी माध्यम हैं। तो इसलिए ये सही नहीं है कि ऐसा तो नहीं कि आप 40 साल तक स्कूली शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे। तीसरा विकल्प है स्कूलों से ही बच्चे अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। तो ये भी नहीं सही। क्या बच्चे केवल स्कूल लाइफ से ही अपने जीवन को निर्धारित करते हैं? यानी कि जो उनका लाइफ सेटल है या जो लाइफ के उनके फ्यूचर की प्लानिंग है वो सब स्कूल से ही निर्धारित होती है। हाँ, स्कूल का रोल होता है, लेकिन पूरी तरीके से रोल नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा ही मिल गया, और हमने आपको बार बार बताया है कि सिर्फ मिल जाए, केवल मिल जाए, ही मिल जाए, वो विकल्प नहीं होगा। तो इसलिए ये भी कैंसिल हो गया।
अब चौथा विकल्प देख लेंगे कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। अब आपके पास दो विकल्प हैं, पहला और चौथा। पहले विकल्प में कहा गया कि जीवन सच्चा शिक्षक है और दूसरे विकल्प में कहा गया कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। तो पहला भी देखा जाए सही ही है, लेकिन जो ज़्यादा सही है, अभी हमने आपको बताया कि आपको वेस्ट वाला चुनना है, और जिसमें वेस्ट है तो वेस्ट यही है कि स्कूलों में जो शिक्षा हो वो सामाजिक हो, यानी कि समाज से भी जुड़ी हुई शिक्षा दी जाए, और साथ ही साथ प्राकृतिक दुनिया को भी प्रतिबिंबित करे, यानी कि जो प्राकृतिक दुनिया है, होल वर्ल्ड है, उसके बारे में भी हमें रियलिटी से अवगत कराया जाए। तो सबसे जो बेस्ट है ये चौथा ऑप्शन है, तो इसमें आप चौथे विकल्प को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में किसे माना जा सकता है, यानी कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहला विकल्प है कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि कोहल वर्ग का सिद्धांत कौन सा है। तो कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा हो कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। नैतिक दार्शनिक का तात्पर्य हो गया कि फिलॉसफर, यानी कि दर्शन शास्त्र के ज्ञाता। क्या बच्चे दर्शन शास्त्र के ज्ञाता होते हैं? क्योंकि जो कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास में बताया, उन्होंने तो बच्चों को नैतिकता सिखाने के लिए वो सिद्धांत दिया है कि बच्चों को तो नैतिकता आती ही नहीं है, उन्हें तो नैतिकता सिखाई जाती है। और इस विकल्प में कहा जा रहा है कि बच्चे तो नैतिक शास्त्र के दार्शनिक हैं, यानी कि वो तो फिलासफर हैं, यानी कि उन्हें तो जैसे लगता नहीं, वो तो नैतिक शास्त्र के एक तरीके से देखा जाए तो गुरु हैं। तो ये तो बिल्कुल विकल्प गलत है, क्योंकि वो नैतिक शिक्षा भी जानते ही नहीं हैं। कोहल वर्ग के अनुसार तो उन्हें नैतिक शिक्षा सिखाई जाती है। दूसरा है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो जो संज्ञानात्मक परिपक्वता है या संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जीन पियाजे ने दिया है, कोहल वर्ग ने नहीं दिया है। और कहा भी जा रहा है इसमें कि परिपक्वता, और यहाँ पे कहीं पर भी उन्होंने संज्ञानात्मक परिपक्वता की बात नैतिक सिद्धांत में नहीं कही है, इसलिए ये विकल्प भी गलत हो गया, क्योंकि संज्ञानात्मक आप जीन पियाजे से जोड़ेंगे। तीसरा है, इस सिद्धांत में अधिकतम परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। इस सिद्धांत में क्या बहुत ज़्यादा अधिकतम परीक्षण प्रक्रियाएं हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोहल वर्ग ने कोई भी परीक्षण प्रक्रियाएं अपने सिद्धांत में नहीं बताई हैं। तो इन चीज़ों को आप देख भी लेंगे। और आपने अगर कोहल वर्ग का सिद्धांत या जीन पियाजे का सिद्धांत नहीं देखा है, तो उसे आप हमारे बाल विकास की जो प्लेलिस्ट है उसमें से, मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट से आप इस चैप्टर को देख लेंगे, यानी कि इस पार्ट को आप कवर कर लेंगे कि कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है और क्या क्या अवस्थाएँ हैं। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि जो अगला विकल्प है कि यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, और यही विकल्प सही है, क्योंकि जो इन्होंने बताया है कि नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, यानी कि जो बालक होता है वो स्टार्टिंग में देखा होगा कि वो नैतिक तर्क करता है। जैसे कि आप टीवी बंद कर दो, आपका कोई 6-7 साल का बालक है, उसको ये नहीं पता है कि टीवी बंद हो जाती है तो क्यों बंद होती है, लेकिन उसको ये पता है कि अगर लाइट आ रही है तो ये वो लाल बल्ब इंडिकेटर लगा हो, तो उसको ये नहीं पता है इंडिकेटर लगा है, लेकिन ये पता है कि जो लाल बल्ब बोर्ड में लगा है वो जब तक जलेगा तब तक लाइट आ रही है, और वो बंद हो गया तो लाइट चली जाएगी, इतना उसे पता है। और जब आपने टीवी बंद कर दी तो वो आपसे तर्क करने लगता है कि लाइट आ रही है क्योंकि वो लाल बल्ब जल रहा है, और आपने टीवी बंद कर दी, और रोने लगता है वो। तो इसी को कहते हैं कि नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित होता है, और यही कोहल वर्ग ने बताया भी है। तो इसलिए इसका सही आंसर है वो चौथा विकल्प है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है ये सिद्धांत वाइगोत्स्की का है। निकटवर्ती विकास के क्षेत्र को ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, और समीपस्थ विकास के क्षेत्र को इंग्लिश में हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को ही ZPD कहते हैं। तो ये ZPD का सिद्धांत है, यानी कि जो वाइगोत्स्की ने ZPD का सिद्धांत दिया है
ये वही सिद्धांत निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाता है और ये वाइगोत्स्की का है। तो इसमें हमें बताना है कि वाइगोत्स्की सिद्धांत से रिलेटिव इसमें कौन सी बात लिखी है। तो सही बात को हमें चुन के आंसर देना है। तो पहला इसमें विकल्प दिया है कि उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, तो ये इसका विकल्प नहीं होगा। पहले तो हम बता दें कि जेडपीडी होता क्या है। तो जो जेडपीडी है या निकटवर्ती विकास के क्षेत्र का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि कोई भी बालक को जब एक टारगेट दिया जाता है, जैसे उसको एक टारगेट दिया गया, जैसे हम आपको यहाँ पे ही समझा दें, जैसे उसको ये इतना टारगेट दिया गया है एक बालक को, लेकिन एक बालक ने सिर्फ इतना ही टारगेट पूरा किया और यहाँ पे वो फंस गया, लेकिन अभी इतना टारगेट बाकी रह गया। तो इतना टारगेट जो बाकी रह गया, इसको किसी मार्गदर्शक के द्वारा या किसी सहायककर्ता के द्वारा उसको हेल्प देके, हिंट देके पूरा कराया जाता है। इसी को ही जेडपीडी कहते हैं या निकटवर्ती विकास के क्षेत्र का सिद्धांत कहते हैं। तो आप जान गए होंगे कि जब बच्चे का बीच में सहयोग किया जाए, यानी कि उसको हिंट दी जाए जब ज़रूरत पड़े और उसको आगे की ओर बढ़ाया जाए, इसी को ही जेडपीडी कहते हैं। तो अब इसी को ध्यान में रखकर आप विकल्प चुनेंगे। पहला विकल्प है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें सहयोग वापस थोड़ी ना लिया जाता है, इसमें तो और सहयोग किया जाता है। जहाँ पे वो फंस जाता है उसको सहयोग करके आगे निकाला जाता है। दूसरा है उस चरण को जब अधिकतम विकास ना संभव हो, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपका विकास ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि विकास नहीं होगा। इसमें ना पहली बात मिल गया और ना नेगेटिव वर्ड है, आपको आंसर पॉजिटिव चुनना है, तो ये तो गलत ही हो गया। तो पहला और दूसरा ये दो गलत हो गए, क्योंकि इसमें आपको ना मिल गया। तीसरा है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे के सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो इसमें तीसरे विकल्प में कहा गया है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे के सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, यानी कि अगर बच्चों को थोड़ा सा सहयोग मिल जाए तो वो कोई भी कार्य हो लगभग वो स्वयं पूरा कर लेंगे। और यही जेडपीडी का सिद्धांत है कि उन्हें थोड़े से सहयोग की ज़रूरत है। अगर वो कहीं पे फंस जाते हैं तो उनको थोड़ा सा हेल्प कर दो, उन्हें सहयोग कर दो, इसी को जेडपीडी भी कहते हैं। तो यही इसका आंसर है। आखिरी वाला भी हम देख लेंगे विकल्प कि उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो जेडपीडी में बच्चा पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता है, वो कोशिश करता है, लेकिन वो बीच में फंस जाता है। जब उसका सहयोग किया जाता है, उसको जब हिंट दी जाती है, उसके बीच में सहायता की जाती है, इसको ही जेडपीडी या निकटवर्ती विकास के क्षेत्र का सिद्धांत कहते हैं। और जो इस चीज़ को कवर कर रहा है वो तीसरा विकल्प कवर कर रहा है कि अगर बच्चों को थोड़ी भी सहायता दी जाए तो वो कोई भी लक्ष्य हो उसको लगभग स्वयं कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है, यानी कि कॉमन जेंडर के बारे में पूछा गया है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व के बारे में आपकी क्या राय है कि वो कैसा होता है। तो सबसे पहला विकल्प है कि समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। क्या उभयलिंग व्यक्तित्व जो होता है, जो समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाएं हैं उनका पालन करता है। जैसे कि समाज में बहुत जगह अभी भी ये रूढ़वादिता चल रही है कि घर के जो लड़के हैं वो तो जॉब करेंगे, लेकिन लड़कियां नहीं जॉब करेंगी। लड़कियां घर में खाना बनाएंगी, घर में रहेंगी, घर का काम करेंगी, यानी कि गृहिणी बनकर रहेंगी सिर्फ। लेकिन बहुत जगह देख रहे होंगे आप कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जॉब कर रही हैं। तो इस विकल्प का यही तात्पर्य है कि लड़के जॉब करेंगे और लड़कियां जॉब नहीं करेंगी। क्या इसको ही उभयलिंगी व्यक्तित्व कहते हैं, यानी कि कॉमन जेंडर इसी को कहते हैं? तो नहीं, इसको थोड़ी ना कहेंगे। दूसरा है में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत। क्या जो उभयलिंगी व्यक्तित्व वाले होते हैं या जो कॉमन जेंडर के जिनके अंदर गुण होते हैं, क्या वो अहंकारी और दृढ़ भाव के होते हैं? तो ये भी गलत हो गया। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तो इसको हम रोक के रखेंगे कि शायद ये आंसर हो जाए। चौथा है आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। अब आप देख रहे होंगे आपके पास दो विकल्प हैं ये, और इन दो विकल्पों में जो सबसे ज़्यादा कवर कर रहा है वो चौथा आपको कवर करता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन, यानी कि जो उभयलिंगी व्यक्तित्व के होते हैं उनके अंदर पुरुषत्व का भी गुण होता है और स्त्रीत्व का भी गुण होता है। इसी को ही कहते हैं कि पुरुष और स्त्री के गुणों का समायोजन होता है, यानी कि उनके अंदर दोनों गुणों का समायोजन होता है। तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो चौथा आंसर है और यही सबसे ज़्यादा कवर भी कर रहा है उभयलिंगी व्यक्तित्व को। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, यानी कि जो यहाँ पे विकल्प भरा जाएगा
उसको छोड़कर बाकी सभी के द्वारा जो बच्चे हैं वो लिंग की भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लास्ट से चलेंगे। जो संस्कृति है यानी कि कल्चर है, कल्चर के द्वारा हमको बताया जाता है कि एक लड़का क्या होती है, लड़की क्या होती है, और भेदभाव भी बताया जाता है। दूसरा है सामाजिकरण। जब आप समाज में होते हैं या पास पड़ोस में होते हैं, घर परिवार में होते हैं, वहाँ भी आपको लड़का लड़की का भेद बताया जाता है, यानी कि लिंग भेद वहाँ भी बताया जाता है और लिंग भेद में भूमिकाएं वहाँ भी आपको मिलती हैं। तीसरा है मीडिया। मीडिया के द्वारा भी आपको लिंग भूमिकाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन जब आप ट्यूशन में बैठे होते हैं, कोचिंग में होते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव, यानी वहाँ पे लिंग का कोई भेदभाव नहीं है, कोई कहीं पर भी बैठ सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे आजकल कोचिंग और ट्यूशन में बहुत भीड़ होती है। भीड़ का यही रीज़न ही है कि मन हो जहाँ बैठो, मतलब कोई लिंग का भेदभाव नहीं है। तो इसका आंसर ट्यूशन है। ये बस सिर्फ आपको हमने इंटरटेनमेंट करने के लिए ये बात कही, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शिक्षण कार्य तभी तो हो पाएगा जब सभी लोग एक साथ समावेशी रूप में बैठेंगे। और यही एक मेन शिक्षा का लक्ष्य भी होना चाहिए कि हमारे अंदर कोई भी लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें सभी को एक समान समझना चाहिए। वो लड़का हो, लड़की हो, किसी भी लिंग से हो, हमें उन्हें एक समान मानना चाहिए और एक समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ट्यूशन है, कि ट्यूशन और कोचिंग संस्थाओं में ही लिंग का कोई भेदभाव नहीं होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक बुद्धिमानी का तात्पर्य है कि एक से अधिक जो बुद्धिमानी का सिद्धांत है वो क्या कहता है। सबसे पहला जो विकल्प दिया गया है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो इस विकल्प को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि ये विकल्प गलत है। क्योंकि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो एकाधिक बुद्धिमानी पूछा जा रहा है, और एकाधिक बुद्धिमानी जो होती है उसका तात्पर्य है एक से अधिक बुद्धियाँ। और यहाँ पे जो दिया गया है ये बुद्धि को जो है अर्जित, यानी कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है वो बुद्धि के अर्जित का सिद्धांत दिया गया है, यानी कि अर्जित, कि बुद्धि को अर्जित किया जा सकता है, बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है अध्यापन के द्वारा। तो ये बुद्धि के अर्जित का सिद्धांत है, इसलिए ये एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत नहीं है। दूसरा है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, तो ये बुद्धि की तीव्रता का सिद्धांत है, बुद्धि की एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत नहीं है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये बुद्धि की तीव्रता का सिद्धांत है। तीसरा है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, और यही हमारा आंसर भी है। चौथा हम देख लेंगे कि पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। पहली बात तो इसमें नहीं मिल गया, यहाँ पे पूछा जा रहा है पॉजिटिव और निगेटिव की कहीं बात ही नहीं है, तो ये तो है ही नहीं आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, और एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत भी यही कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षक सीखने के लिए, इसको भी और हम बड़ा कर लेंगे। अब देखेंगे कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन ये क्या होता है, के लिए क्या होता है और का क्या होता है। तो जो सीखने के लिए मूल्यांकन होता है वो सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है, यानी कि जैसे कि आपको कोई कार्य दिया गया है आपसे, या कोई प्रयोगशाला में आपसे कोई प्रयोग कराया जा रहा है, तो जैसे 1 घंटे का आपको टाइम दिया गया है, लेकिन टीचर ने 15-20 मिनट के बाद एक राउंड मारा और सबका प्रयोग देख लिया कि कौन कैसे प्रयोग कर रहा है। तो इसी को सीखने के लिए मूल्यांकन कहते हैं, या सीखने के लिए ही परीक्षण कहते हैं, कि जब आपके परीक्षण के दौरान आपका टेस्ट लिया जाए, यानी कि परीक्षण के दौरान टीचर आए और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया। और जो सीखने का मूल्यांकन या सीखने के मूल्यांकन होते हैं वो होते हैं परीक्षण के बाद, यानी कि जब आपका 1 घंटे का जो टाइम था वो व्यतीत हो गया, आपने 1 घंटे का पूरा जब परीक्षण कर लिया, उसके बाद अध्यापक आया और फिर तब उसने आपसे क्वेश्चन किया या आपका कार्य देखा कि आपने किस प्रकार से कार्य किया, तो इसी को मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन कहेंगे। यानी कि जब परीक्षण के बाद जो मूल्यांकन किया जाता है वो सीखने के लिए मूल्यांकन, और जो परीक्षण के पहले यानी कि परीक्षण के जो बीच में ही किया जाता है, प्रोसेस, ऑन द प्रोसेस, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसेस, जो परीक्षण के दौरान किया जाता है उसे सीखने के लिए मूल्यांकन। इतनी ज़्यादा व्याख्या हम इसलिए आपको दे रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट बने, आप समझ जाएं कि आपको साइकोलॉजी कैसे पढ़नी है, आपको पेडागोजी पर कैसे अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। तो इसमें पहला विकल्प है कि बच्चों की प्रगति निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो इस विकल्प को हम रोक के रखेंगे कि शायद ये हो जाए। तीसरा है बच्चों की प्रगति और उपलब्ध स्तर को जानने में,
ये भी विकल्प पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको चारों विकल्प ऐसे मिलेंगे जो पॉजिटिव ही मिलेंगे। अब आपको इसमें सबसे बेस्ट चुनना है। तीसरा विकल्प है कि बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को जानने में, तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, ये भी सही लग रहा है। चौथा है आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि विकल्प चुने तो कौन सा चुने। तो इसमें जो सबसे सही विकल्प है, अब हम आपको बताएं, तो वो दूसरा विकल्प है। अभी हमने जो आपको एक भूमिका बताई थी सीखने के लिए और सीखने का मूल्यांकन, यानी कि जो दोनों चीज़ों की हमने भूमिका बताई कि सीखने के लिए मूल्यांकन क्या होता है और सीखने का मूल्यांकन क्या होता है। तो सीखने के लिए जो मूल्यांकन होता है वो बच्चों की प्रगति के लिए होता है। यानी कि जैसे कि आपको कोई परीक्षण दिया गया, आप टेस्ट कर रहे हैं और बीच में 15 मिनट बाद जब अध्यापक पहुंच गया तो उसने देखा कि आपके अंदर कोई कमी है परीक्षण में, तो आपसे क्वेश्चन किया और वहीं पे आपको सुधार दिया, तो इसी को कहेंगे कि प्रगति। और जब आप परीक्षण होते हैं, परीक्षण करने के बाद को ही कहते हैं सीखने का मूल्यांकन। फिर आपकी उपलब्धि निकाली जाती है कि आपके उपलब्धि का स्तर क्या है, आपने किस प्रकार से परीक्षण कार्य को पूरा किया, किस प्रकार से उसको अचीव किया, क्या आपकी उपलब्धि रही। तो इसमें जो सबसे सुटेबल विकल्प है, जो सबसे सही विकल्प है, वो दूसरा विकल्प है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। आपको निगेटिव चुनना है। नहीं पे आप ज़रूर गोला करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं नहीं को लेकर। तो इसमें जो पहला है, या बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमानी के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमानी के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो ये बात सही है, ये पॉजिटिव है कि अगर सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन होगा तभी तो हम जान पाएंगे कि कौन बच्चे धीमे गति से सीख रहे हैं, कौन तेज़ गति से सीख रहे हैं, या कौन बुद्धिमान है कि कौन मंद हैं, कौन प्रतिभाशाली हैं, कौन सामान्य हैं। तभी तो हम उनको चिन्हित कर पाएंगे जब सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन करेंगे। तो इसलिए तो पॉजिटिव आंसर है, लेकिन आपसे निगेटिव पूछा जा रहा है नहीं। अगला इसके बाद देखेंगे हम, तो दूसरा है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन भारत के शिक्षा अधिकार के अधिनियम द्वारा अनिवार्य नहीं किया गया है। आपको सजेस्ट किया जाता है, यानी कि आपको सुझाव दिया गया है, लेकिन अनिवार्य नहीं किया गया है। अनिवार्य तो तब उस चीज़ को माना जाता है जब आपको करना ही है। यानी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंथली मूल्यांकन करें। आप चाहें तो मंथली मूल्यांकन कर सकते हैं, चाहें तो त्रैमासिक कर सकते हैं, चाहें तो छमाही कर सकते हैं, और चाहें तो साल में एक बार भी मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी कि जैसे चाहें आप वैसे मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी कि साल में आपको एक बार करना ही है। अगर आप सतत और व्यापक चाहते हैं तो साल में 6 बार कर लें, साल में 12 बार कर लें। तो ऐसी आपके लिए कोई अनिवार्यता नहीं है। तो ये विकल्प गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, क्योंकि आपसे नहीं, निगेटिव पूछा जा रहा है। अगला देखेंगे, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। जो अगला विकल्प दिया गया है कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये पॉजिटिव है कि हाँ, सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। लेकिन ये आपको आंसर नहीं देना है, क्योंकि आपसे निगेटिव पूछा जा रहा है नहीं। तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब जो लास्ट में बचा है हमारा, यही आंसर क्या है, विभिन्न शिक्षा के क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इसको हम कायदे से देख लेंगे एक बार। इसमें कन्फ्यूजन हो गया कि इसमें पूछा जा रहा है नहीं, और जो नहीं आंसर है ये दूसरा है, क्योंकि ऐसा अनिवार्य नहीं किया गया है। इसमें कन्फ्यूज हो गए थे इसको, क्योंकि हम चारों विकल्प पे डिस्क्राइब कर रहे थे, इसलिए इसको भी हमने काट दिया था। लेकिन इसका जो सही आंसर है ये दूसरा ही है कि इसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य नहीं किया गया। यानी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सतत और व्यापक मूल्यांकन ही करें। चाहे तो आप मंथली कर सकते हैं, चाहे त्रैमासिक, चाहे वार्षिक, जैसे भी करें, आपके ऊपर कोई भी इसकी अनिवार्यता नहीं है। तो इसी को ही हम गलत मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि अनिवार्य नहीं है। तो इसलिए यही नहीं वाला नेगेटिव आंसर हो गया, बाकी ये तीनों पॉजिटिव हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। यानी कि बच्चों में जो प्रतिभाशालिता है, यानी कि वो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या ऐसा कारण होता है जिसके कारण वो उनके अंदर प्रतिभाशाली वो होते हैं। तो सबसे पहला है एक अनुशासित दिनचर्या। क्या एक अनुशासित दिनचर्या जिसके अंदर होगी वो प्रतिभाशाली होगा? अनुशासित दिनचर्या तो एक किसान के अंतर्गत भी होती है। वो तो 5 ही बजे उठ जाता है सुबह,
तो ज़रूरी है वो उसका बालक प्रतिभाशाली हो तो 5 बजे उठता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अनुशासित दिनचर्या होने से आपकी प्रतिभाशालिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये गलत है। दूसरा है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, तो इसको हम रोक के रखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव विकल्प लग रहा है। तीसरा है एक संसाधन समृद्ध वातावरण। क्या आप समृद्ध हैं, आपके पास संपूर्ण संसाधन हैं, तो क्या आप प्रतिभाशाली हो सकते हैं? अगर आप किसी विधायक के बेटे हैं तो क्या आप प्रतिभाशाली हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जड़ भी हो सकते हैं। सभी संसाधन होने के बावजूद आप देखते होंगे अपने आसपास, आपके पास आसपास ऐसे लोग होंगे जिनके पास संपूर्ण संसाधन है, समृद्ध हैं, लेकिन वो प्रतिभाशाली नहीं है, जड़ हैं, सामान्य है या सामान्य से भी नीचे हैं। तो ये आंसर गलत हो गया। चौथा है सफल माता पिता। क्या सफल माता पिता से आप भी प्रतिभाशाली हो जाएंगे? अगर आपके माता पिता IAS ऑफिसर बन गए तो आप भी प्रतिभाशाली होकर IAS ऑफिसर बन जाएंगे? तो ये गलत है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी सफलता आपके माता पिता की सफलता से जुड़ी हो, तो ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प है वो दूसरा कि आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, कि आपको किस प्रकार से जीन्स प्राप्त हुए हैं और फिर आपको कैसा वातावरण मिला, यानी कि आपने वातावरण से किस प्रकार से अर्जन किया है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है वही बच्चों की प्रतिभाशालिता का कारण बनती है। तो यही सबसे उपयुक्त विकल्प है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो यानी कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बालक हैं उनको कक्षा के कैसे माहौल की आवश्यकता होती है। तो जो सबसे पहला विकल्प है कि बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना, यानी कि बच्चों की जो क्षमताएं हैं उनको जैसे कैटेगराइजेशन के आधार पर उनका वर्गीकरण कर देना, यानी कि कैटेगराइजेशन बेस्ड टू एबिलिटी, यानी कि जैसी उनकी क्षमता है वैसी उनकी एबिलिटी के अनुसार उन्हें कैटेगराइज कर देंगे आप। तो ये गलत है, क्योंकि अगर कोई 8 नंबर वाला है तो उसको आप 15 नंबर वाले के साथ पढ़ाएंगे, यानी कि समावेशी शिक्षा का आप कार्य करेंगे। चाहे 10 नंबर हो, 8 नंबर हो, चाहे 20 नंबर हो, आप सभी को एक साथ पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 8 नंबर वालों का एक अलग ग्रुप बना देंगे, 10 नंबर वालों का अलग, 15 नंबर वालों का अलग। इसी को ही वर्गीकृत कहते हैं, यानी कि कैटेगराइजेशन बेस्ड टू एबिलिटी। तो ये आप नहीं करेंगे। दूसरा है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। पहला तो गलत ही था, ये भी गलत है। आप हतोत्साहित थोड़ी ना करेंगे, आप हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव में थोड़ी ना डाल देंगे। तो ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि आप उनको हतोत्साहित थोड़ी ना करेंगे। आप मुख्य धारा की भाषा में आप तभी जोड़ पाएंगे जब आप उनके पूर्व ज्ञान को भी सम्मिलित करेंगे, क्योंकि NCF 2005 कहता भी है कि आप बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाएंगे। जब आप उनके पूर्व ज्ञान को भी सम्मिलित कर लेंगे तभी तो वो मुख्य धारा की भाषा से जुड़ पाएंगे, यानी कि आपको हतोत्साहित नहीं करना है। तो ये भी विकल्प गलत हो गया। 2 विकल्प आपके गलत हो गए। तीसरा विकल्प देख लेंगे कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। यही सही है कि जो उनका कल्चरल है या जो उनका भाषाई ज्ञान है, उनको दोनों को आप महत्व देंगे और उनको उपयोग में लाएंगे, यानी कि उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर उनके नई चीज़ें सिखाएंगे जिससे वे जल्दी सीखेंगे। ऐसे कक्षा का माहौल ही सबसे बेस्ट होता है। तो यही विकल्प सही है। चौथा विकल्प उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ये सही हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो तीसरा विकल्प है। तो इसलिए आप तीसरे विकल्प को चुनेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रहा है। अगला देखेंगे हम, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, यानी कि जो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए क्या ऐसा हस्तक्षेप है जो निर्भर करता है, यानी कि उनके प्रति कैसा हस्तक्षेप होना चाहिए कि वे सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव बने। तो पहला है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर। तो इसको हम रोक के रखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है कि नवीन संकल्पनाओं के आधार पर हम बच्चों को नई नई चीज़ें देंगे, यानी कि नए नए निर्देशन देंगे। इसी को ही कहते हैं शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर। दूसरा है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। क्या उन्हें अन्य बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी देकर उन्हें क्रिएटिव बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, अतिरिक्त समय तो मंद बुद्धि वाले बालकों को दिया जाता है, ना कि सृजनात्मक बालकों को। तो ये भी गलत हो गया। अगला है उनके प्रति स्नेही होने के नाते। क्या अगर हम उनके प्रति स्नेही हो जाएंगे, यानी कि अगर वो कोई गलती भी करते हैं तब भी अगर उनका हम फेवर ले लेंगे, उनका पक्ष ले लेंगे, तो क्या वो सृजनात्मक हो जाएंगे?
तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि फिर तो वो तो और लापरवाह हो जाएंगे, उन्हें तो पता हो जाएगा कि टीचर तो हमारा फेवर ही लेता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें जो सही है वो पहला कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके से वे क्या कहा जाता है, क्रिएटिव बन सकते हैं, यानी कि सृजनात्मक बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो। इसमें पूछा गया है कि जो अलग अलग सोच वाले बच्चे होते हैं, जैसे कोई बालक है, उसकी किसी एक टॉपिक के प्रति कई सोच है, यानी कि एक समस्या के प्रति उसके पास कई आंसर हैं, या वो एक समस्या के लिए कई विकल्पों की खोज ढूंढता है, तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे, तो ऐसे बच्चों को सृजनात्मक कहेंगे, यानी कि क्रिएटिव कहेंगे। क्योंकि ना ही विकलांग कहेंगे, ना ही प्रस्थायी कहेंगे, ना ही डिस्लेक्सिया कहेंगे। डिस्लेक्सिया का तात्पर्य होता है जो पढ़ने में अक्षम हो, यानी कि जो पढ़ ना पाता हो, इसी को ही डिस्लेक्सिया कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो क्रिएटिव होंगे, यानी कि सृजनात्मक होंगे, जो एक ही पैटर्न पर अलग अलग सोच रखते होंगे। जैसे कि एक मैथ का सवाल है, अगर कोई बालक उसको 4 तरीके से लगा सकता है, तो यानी कि वो क्रिएटिव स्टूडेंट है, सृजनात्मक बालक है, तभी तो वो एक सवाल को 4 तरीके से लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो इसमें जो डर है यही संवेग है, क्योंकि ना ही उत्तेजना संवेग है, ना ही स्मृति संवेग है, ना ही ध्यान संवेग है। आप संवेगों को देख लेंगे कि संवेग डर होता है, क्रोध होता है, प्रेम होता है, दया होता है, ये सब संवेग होते हैं। और ये उत्तेजना, स्मृति, ध्यान ये संवेग नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। इसमें आपको नहीं बताना है, निगेटिव चीज़ बताना है। आप इस चीज़ का याद रखेंगे कि इसमें आपको निगेटिव विकल्प चुनना है कि जो अति संवेदनशील बच्चे, यानी कि जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना। अति संवेदनशील का तात्पर्य है कि जो सामान्य से थोड़ा नीचे हैं, यानी कि जो अल्प बुद्धि के हैं, अति संवेदनशील हैं, उनको हम कैसे शिक्षण कार्य करेंगे, यानी कि उनको हम सीखने में कैसे मदद करेंगे, एक शिक्षक कैसे मदद करेगा। तो सबसे पहला विकल्प है, लेकिन इसमें नहीं पूछ रहा है, ये बात आप याद रखेंगे, नहीं पूछ रहा है। आपको हाँ वाला नहीं, यानी कि पॉजिटिव नहीं आंसर देना है, आपको निगेटिव आंसर देना है कि जो अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद ना करे, वो वाला विकल्प देना है। इसमें नहीं पे आप गोला बना लेंगे जैसे हम बना रहे हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे पहला विकल्प कि एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, यानी कि अगर कोई एक बड़ा कार्य है या कोई जैसे एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक को 3-4 खंडों में हम तोड़ लेंगे और 3-4 खंडों में अगर उनको हम पढ़ाएंगे, जैसे पहले एक खंड पढ़ा लिया, एक खंड समझा लिया, फिर उन पर क्वेश्चन आंसर ले लिए, तो जिससे वो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर एक ही टॉपिक हम एक बार में पढ़ा देंगे तो जो अति संवेदनशील हैं उनको नहीं समझ में आएगा। सामान्य और प्रतिभाशाली को तो समझ में आ सकता है, लेकिन जो अति संवेदनशील हैं, अल्प बुद्धि के हैं, उन्हें हमें समझाने के लिए इसे कई खंडों में तोड़ना पड़ेगा। तो ये आंसर सही है, यानी कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, यानी कि जो पढ़ने के लिए और वैकल्पिक तरीके होंगे, जैसे कि हम उन पर व्यक्तिगत ध्यान भी देंगे, उनका एक ग्रुप बना लेंगे और ग्रुप पर उनसे डिस्कशन करेंगे, जिससे कि उनका अधिगम कार्य तेज़ी से हो सके। इसी को ही वैकल्पिक तरीके कहते हैं। तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ये आंसर नहीं देना क्योंकि आंसर हमसे नहीं पूछा जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अगला है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। उनका जो दैनिक कार्यक्रम है उसमें उनका शारीरिक गतिविधि का भी समावेश कर देंगे, जैसे कोई खेल कूद के बारे में उनको बताएंगे, या इंटरवल हुआ तो उनसे बोल देंगे ठीक है आधे घंटे आप कोई खेल खेलो, जिससे कि आप थोड़ा फिजिकली सही हो, यानी कि आपका माइंड फ्रेश हो। तो ये भी आप करा सकते हैं, लेकिन आप इसका आंसर नहीं देंगे, आंसर क्योंकि नहीं पूछ रहा है, तो ये भी आपका विकल्प गलत हो गया। यानी कि आपके 3 विकल्प गलत हो गए और चौथा विकल्प ऑटोमेटिक सही हो गया कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। जब कोई अति संवेदनशील बालक है, अगर वो बेचैन है या किसी क्वेश्चन पे कन्फ्यूजन है उसके अंदर, और उसने आपसे जैसे ही क्वेश्चन किया आपने उसको फटकार लगा दिया, आपने उसको डांट दिया, तो फिर तो वो दोबारा कभी आपसे पूछेगा ही नहीं, यानी कि वो तो पिछड़ा ही रहेगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए हमें उसको ये नहीं करना है, यानी कि उससे फटकार नहीं लगानी है। अगर उसने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसको फटकार लगाने की जगह पर हमें समझाना है, उसको आंसर देना है और उसकी प्रशंसा करना है कि आपने हाँ सही क्वेश्चन किया है, आप ऐसे ही अपने कन्फ्यूजन को हमसे पूछ सकते हैं। तो आपने देखा होगा इस प्रैक्टिस सेट में हमने इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि आपका हम कॉन्सेप्ट बना पाएँ, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो आप
किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, साइकोलॉजी अगर पूछी जाती है तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि साइकोलॉजी आप कभी भी याद नहीं कर सकते। साइकोलॉजी को आपको पढ़ने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अपने मस्तिष्क में एक बालक का चित्र बना के रखना पड़ेगा, एक 0 से लगा के 18 साल तक के बालक के लिए, यानी कि जो किशोरावस्था तक, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक के बालक की इमेज आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। और इस इमेज के साथ अगर आप आंसर देंगे तो कभी गलत नहीं होगा। जो हमने ट्रिक बताई है कि सिर्फ या मिल जाए, केवल मिल जाए या ही मिल जाए, तो वो आंसर नहीं होगा। या उसके बाद अगर किसी आपको क्वेश्चन आंसर में अवसर मिल जाता है तो वो उसका आंसर होगा, या किसी में सकारात्मक सोच मिल जाती है वो आंसर होगा। तो यही इसकी ट्रिक भी है। तो आज आपने देखा कि प्रैक्टिस सेट 3 भी सॉल्व हो गया। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।